हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन गवर्नमेंट टीचर एसपी में स्वागत है। इस क्लास में आपको बात करूंगा मैं राज्यपाल की। राज्यपाल का पद महत्वपूर्ण पद होता है और सभी परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न भी बहुत शानदार पूछ जाते हैं। कौन सा राज्यपाल है, किसका राज्यपाल का कार्यकाल क्या है, राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति कौन सी है, इसका उल्लेख संविधान के किस भाग में है, इस सब एक एक बिंदु की बात करेंगे। और जो ये हस्तलिखित नोट्स है, बहुत शानदार तरीके से बने हुए नोट्स हैं, तो आप कंटिन्यू बने रहिए। और ये सभी परीक्षाएं, चाहे आप रीट की तैयारी कर रहे हो, चाहे सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, चाहे पशु परिचर, चाहे चतुर्थ श्रेणी, कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप सबकी परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं, आप ध्यान से सुनेंगे। राज्यपाल, इस पद का प्रावधान कनाडा के संविधान से लिया गया है। पहली लाइन आपको याद होनी चाहिए कि जो राज्यपाल है, इसके पद का जो प्रावधान है अपने कनाडा के संविधान से लिया गया है। संवैधानिक उल्लेख भाग 6 में है, राज्य सरकार के द्वारा। अनुच्छेद 153 से लेकर 167 तक किसका उल्लेख है? अपने राज्यपाल का उल्लेख है। कितने का उल्लेख है? 153 से 167 तक का उल्लेख। अन्य संबोधन दोस्तों, तो राज्यपाल को क्या क्या कहते हैं? एक तो राज्य का संवैधानिक मुख्य होता है, एक राज्य का गवर्नर होता है, विद्युत अध्यक्ष भी बोल सकते हैं इसको, हेड ऑफ स्टेट, राज्य का पहला नागरिक होता है। जिस प्रकार देश का प्रथम नागरिक अपने राष्ट्रपति होता है, उसी प्रकार राज्य का प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है। राज्य की कार्यपालिका का नाम मात्र व औपचारिक प्रधान दोस्तों राज्यपाल होता है। राज्य की कार्यपालिका का नाम मात्र और औपचारिक प्रधान भी कौन होता है? राज्यपाल ही होता है। फिर बात करते हैं राज्य की कार्यपालिका। राज्य की कार्यपालिका की बात करते हैं तो राज्य की कार्यपालिका निम्न लोगों से बनकर बनती है। कौन कौन से लोग? एक तो राज्यपाल हो गया, एक मुख्यमंत्री, एक मंत्री परिषद और एक महाधिवक्ता। प्रश्न आता है कई बार कि राज्य की कार्यपालिका में निम्न में से कौन सा शामिल नहीं होता, तो आपको इन चारों के अलावा एक चौथा पांचवा ऑप्शन और देंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि वो शामिल नहीं होता, जबकि राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद और महाधिवक्ता शामिल होते हैं। अनुच्छेद 152 की बात करते हैं, जिसमें राज्य की परिभाषा दी गई है। राज्य की परिभाषा दी गई, न कि राज्यपाल की। और अनुच्छेद 153 में राज्य का एक राज्यपाल होगा, ये बताया गया है। 7वें संविधान संशोधन के तहत एक ही व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकेगा। दोस्तों, 7वां संविधान संशोधन हुआ था, उसके तहत बताया गया था कि 7वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो अपने 1956 में हुआ था। कब हुआ था? 1956 में। और उसमें सीधा बताया हुआ है कि एक ही व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों का क्या बनाया जा सकेगा? राज्यपाल बनाया जा सकेगा। फिर बात करते हैं अनुच्छेद 154 की। अनुच्छेद 154 जो कि राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। समस्त कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगी? तो राज्यपाल में निहित होगी, जिसका प्रयोग वे अधीनस्थों के माध्यम से संविधान के निर्देशानुसार करेगा। किसके अनुसार करेगा? संविधान के निर्देशानुसार करेगा। फिर बात करते हैं अधीनस्थ क्या तात्पर्य है? अधीनस्थ क्या है? अधीनस्थ तो मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्री परिषद, प्रशासनिक वर्ग, वही होता है अधीनस्थ। ठीक है। और अनुच्छेद 155 की बात करते हैं, जिसमें राज्यपाल की नियुक्ति दी गई। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति है केंद्र सरकार द्वारा चयनित व्यक्तित्व की अनुशंसा राष्ट्रपति को दी जाती है, अर्थात राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो दूसरी लाइन आपको याद होगी कि अनुच्छेद 155 में है, जिसमें राज्यपाल की नियुक्ति है। और राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? तो अपने राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। फिर बात करते हैं अपने अनुच्छेद 157। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 157, जिसमें राज्यपाल की नियुक्ति की अर्हताएं, किस प्रकार क्या योग्यता है, वह अपने को दी गई है। शर्तें क्या होनी चाहिए? तो राज्यपाल की नियुक्ति की योग्यताएं, तो भारत का नागरिक हो और उसकी 35 वर्ष की अधिक आयु होनी चाहिए। 35 वर्ष से अधिक आयु या उम्र होनी चाहिए। फिर इसकी शर्तों की बात करते हैं। अनुच्छेद अर्हताएं अलग है, शर्तें अलग है, दोनों बात ध्यान रख लेना। ठीक है। राज्यपाल पद का आसीन व्यक्ति कोई लाभ के पद पर नहीं हो। अगर राज्यपाल के पद पर कोई व्यक्ति आना चाहता है, उस समय उसका कोई भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। और संसद व विधानमंडल में किसी सदन का सदस्य भी नहीं होना चाहिए। संसद और विधानमंडल में किसी सदन का सदस्य नहीं हो और संबंधित राज्य का नहीं होना चाहिए। अब जिस राज्य का राज्यपाल बनाया जाएगा, उस राज्यपाल का वो क्या नहीं होना चाहिए? निवासी नहीं होना चाहिए। फिर नियुक्ति के समय राज्य के सीएम से सलाह लेनी चाहिए। नियुक्ति, जब राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं, उस समय उस राज्य का जो मुख्यमंत्री होता है, सीएम होता है, उससे क्या लेनी चाहिए? अपने को सलाह लेनी बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है।
फिर बात करते हैं अपने अनुच्छेद 159। कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 159 में क्या बताया गया है कि राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। तो राज्यपाल का शपथ या प्रतिज्ञान, राज्यपाल शपथ ईश्वर को साक्षी मानकर सत्यनिष्ठा की शपथ लेते हैं। किसकी शपथ लेते हैं? सत्यनिष्ठा की शपथ, जिसमें वे संविधान से विधि का संरक्षण, परिरक्षण, प्रतिरक्षण करने तथा संविधान को अक्षुण्ण बनाए रखने की शपथ लेता है। ये आपको याद रखना है कि अनुच्छेद 159 में राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान की बात बताई गई है। फिर राज्यपाल को शपथ उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश तथा उसकी अनुपस्थिति में अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश दिलाता है। क्या याद रखना आपको कि राज्यपाल को शपथ दोस्तों उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश तथा अगर वो अनुपस्थित है तो अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश दिला सकता है। फिर है राज्यपाल का कार्यकाल। तो राज्यपाल का कार्यकाल व पद मुक्ति अनुच्छेद 156 के अंदर बताई गई है। कितने में? अनुच्छेद 156 में। जबकि कार्यकाल अपने को पता है कि 5 साल का होता है। कितना होता है? 5 साल का होता है। ये भी बात साथ में ऐड करनी है आपको कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक पद धारण करता है। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक, जब राष्ट्रपति के पास कोई गलत सूचना नहीं जाती है तब तक राज्यपाल अपने पद पर बना रह सकता है। फिर बात करते हैं अपने, वह राष्ट्रपति को संबोधित अपना त्याग पत्र दे सकता है। अगर राज्यपाल चाहे तो अपना त्याग पत्र भी दे सकता है। कार्यकाल के पूर्ण होने पर भी वह तब तक बना रह सकता है जब तक उसका उत्तराधिकारी यानी नया राज्यपाल, जब तक उसका उत्तराधिकारी तथा नया राज्यपाल पद धारण न कर ले। कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व भी उसे दूसरे राज्य में स्थानांतरण किया जा सकता है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी चाहिए कि राज्यपाल है, अगर उसका कार्यकाल पूर्ण नहीं हुआ है, अगर कोई राज्यपाल को ऊपर वाला जो अधिकारी अगर दूसरे राज्यपाल में भेजना चाहता है तो भी स्थानांतरण किया जा सकता है। अब प्रसाद के सिद्धांत क्या है? हमने बात की है ना कि राज्यपाल है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक बना रहता है। तो प्रसाद के क्या सिद्धांत है? तो मामला विवादित रहा है। मामला कैसा रहा है? मामला विवादित। तो विवादित क्यों मतलब है कि बीपी सिंघल बनाम भारत संघ का एक 2010 का विवादित मामला है। ये प्रावधान किया गया कि राज्यपाल को मनमाने आधार पर नहीं हटाया जाएगा। राज्यपाल को मनमाने ढंग से आधार पर हटाया नहीं जाएगा। इसके लिए 5 न्यायाधीशों की पीठ सर्वसम्मति पर निर्धारित होगी। कितने समिति? 5 न्यायाधीशों की एक पीठ बनेगी, उसके आधार पर कुछ फैसले लेंगे। तो राज्यपाल के वेतन, भत्ते, सुविधाएं, विशेषाधिकार अनुच्छेद 158 में बताए गए। कितने में? अनुच्छेद 158 में राज्यपाल के वेतन हो गए, भत्ते हो गए, सुविधाएं और विशेषाधिकार प्रमुख रूप से अनुच्छेद 158 में बताए गए। वेतन भत्तों का निर्धारण संसद द्वारा विधि अनुसार होगा। वेतन भत्तों का निर्धारण किसके द्वारा होता? संसद द्वारा जो विधि बनाकर किया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल है तो वे राज्य राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित राज्य अनुपात के आधार पर अन्य वेतन भत्तों को वहन करेगा। कहने का मतलब, अगर कोई राज्यपाल है और 2 राज्यों का साथ में राज्यपाल है तो ऐसा नहीं है उधर से भी पूरा पेमेंट मिलेगा और उधर से भी पूरा पेमेंट, ऐसा नहीं होता है। उस राज्यों के अनुपात के आधार पर उस राज्यपाल को क्या दिया जाएगा? वेतन भत्ते वहन किए जाएंगे। अगली लाइन देखो दोस्तों कि उसकी पदावती में कोई अलाभकारी कमी नहीं होगी। जब उसको शपथ दिलाई जाती है तब उसके वेतन भत्ते तय किए जाते हैं, उसके बाद उसमें क्या नहीं होगा? बिल्कुल भी बदलाव नहीं होगा, बिल्कुल भी क्या नहीं होगा? अलाभकारी उसको नुकसान नहीं किया जाएगा। कार्यकाल के दौरान आपराधिक मामलों से सुनवाई में छूट होगी। किसी न्यायालय द्वारा गिरफ्तारी व कारावास के आधिकारिक आदेश की अधिकता में छूट अर्थात कोई दंड नहीं होगा। अन्य विशेष अधिकार संसद निर्धारित करेगी। फिर बात करते हैं नेक्स्ट अपने, राज्यपाल का मासिक वेतन कितना होता है? राज्यपाल का मासिक वेतन तो अपने 3.5 लाख रुपए होते हैं। कितने होते हैं? 3.5 लाख राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। ये प्रश्न भी कई बार बनता है कि राज्यपाल को वेतन कहाँ से दिया जाता है? तो राज्य की संचित निधि होती है, उसके आधार पर दिया जाता है। राज्यपाल को पेंशन तो केंद्र की संचित निधि द्वारा होता है ये, और वेतन का 50% मिलता है। जितना वेतन मिलता है राज्यपाल को उसका 50% क्या मिलता है? उसको पेंशन दी जाती है जब राष्ट्रपति क्या हो जाता है, वहां से हट जाता है। फिर ये वेतन 2018-19 के बजट के आधार पर नया वेतन 3.5 लाख दिया जाता है। पहले तो क्या था? कम था, लेकिन 2018-19 के बदलाव के बाद कितना हुआ है? 3.5 लाख रुपए हुआ है। अगर बात करते हैं अधिनियम 2008 के अनुसार, अधिनियम 2008 के अनुसार राज्यपाल का वेतन मात्र 36,000 रुपए से 1,10,000 रुपए किया गया था। कितना किया गया था? 2008 का जो अधिनियम आया था उसमें 36,000 रुपए पहले था और 2008 के बाद उसका हुआ 1,10,000, जबकि 2018 और 19 के बाद इसका वेतन हो गया 3.5 लाख रुपए। राज्यपाल का वेतन हो गया है।
फिर बात करते हैं दोस्तों राज्यपाल की शक्तियां। बहुत अच्छे से देखो सिस्टोमेटिक पॉइंट बनाए हुए हैं, और आप अगर इसको ध्यान से पढ़ेंगे ना, ध्यान से सुनेंगे ना, आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। और इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम में भी सेंड कर दूंगा। राज्यपाल की शक्तियां तो कार्यकारी शक्तियां, एक विधायी शक्तियां, एक न्यायिक शक्तियां, एक वित्तीय शक्तियां और एक संविवेकी शक्तियां। कितने प्रकार की होगी? 5 प्रकार की शक्तियां होगी। ये एक देखो एक्स्ट्रा साइड में पॉइंट दिया हुआ है। राज्यपाल की शक्तियां राष्ट्रपति के समान है, कूटनीति, सैन्य, आपातकालीन शक्तियों को छोड़कर। कितनी प्रकार की? एक तो कूटनीतिक शक्ति केवल राष्ट्रपति के पास होती है, सैन्य शक्ति यानी तीनों सेनाओं का जो प्रमुख होता है वो केवल राष्ट्रपति होता है, जबकि राष्ट्रपति राज्यपाल नहीं होता है। बाकी शक्तियां तो एक जैसी होती है। फिर बात करते हैं सबसे पहले कार्यकारी शक्तियां। कौन सी होती है कार्यकारी शक्तियां? तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। किसमें निहित होती है? राज्यपाल में निहित होती है, जिसका प्रयोग स्वयं व अधीनस्थों के माध्यम से करेगा। अधीनस्थ का मतलब सीएम हो गए, मंत्रिपरिषद हो गए, प्रशासनिक वर्ग हो गया, इसको आधार मानकर ये करता है। राज्य के समस्त प्रशासनिक कार्य राज्यपाल के नाम से संपादित किए जाते हैं। अनुच्छेद 164 के तहत राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति व मुख्यमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। ये प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है कि अनुच्छेद 164 के तहत राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है कौन? राज्यपाल। जबकि मुख्यमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी कौन करता है? राज्यपाल के द्वारा ही की जाती है। जबकि बात क्या ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 164 में संबंधित है। फिर प्रत्येक मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद को धारण करता है। अनुच्छेद 166 के तहत राज्य की प्रशासन व विधान संबंधी जानकारी मुख्यमंत्री से मांग सकता है। क्या कर सकता है? 166 के तहत राज्य का जो प्रशासन है, विधान संबंधी, कार्यों संबंधी कोई भी अगर बात होती है वह राज्यपाल मुख्यमंत्री से ले सकता है जानकारी। ठीक है। राज्यपाल राज्य के उच्च अधिकारियों की नियुक्ति करता है। राज्यपाल जो होता है राज्य की क्या करता है? उच्च अधिकारियों की नियुक्ति करता है। राज्य के सीएम व उसकी कैबिनेट द्वारा घोषणा द्वारा करता है। महाधिवक्ता, आरपीएस अध्यक्ष व सदस्य, राज्य निर्वाचन आयुक्त, लोकायुक्त, राज्य महिला आयोग, सूचना आयोग, राज्य मानवाधिकार, SC ST OBC अल्पसंख्यक, राज्य वित्त आयोग का गठन, विश्वविद्यालय के कुलपति, राज्यपाल स्वयं, सभी विश्वविद्यालयों का क्या होता है? कुलाधिपति होता है। क्या होता है? कुलाधिपति होता है। तो ये सब जो साइड में दे रखे हैं 8 9 10 काम नाम दे रखे हैं, उनकी क्या करता है? राज्यपाल नियुक्ति करता है। तो आपको पता होना चाहिए कि प्रश्न निम्न में से राज्यपाल किसकी नियुक्ति नहीं करता। तो जैसे आपको महाधिवक्ता दे दिया, आरपीएस अध्यक्ष दे दिया, या और भी कोई ऑप्शन दे दिया, तो आपको ये पता रखना है कि इनकी तो नियुक्ति करता है राज्यपाल, जबकि कोई और एक्स्ट्रा पॉइंट आता है तो उसकी नियुक्ति नहीं करता। फिर बात करते हैं अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन के दौरान केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में, जब देश में क्या होता है या राज्य पे में क्या करता है? 356 कब लगता है? जब राज्य की क्या हो जाती है? स्वतंत्र, यानी उसको चलाना मुश्किल हो जाता है। जब मुख्यमंत्री के हाथ से कानून हट जाता है या उसको सत्ता नहीं चलानी आ रही है, उस समय क्या करता है? राष्ट्रपति अपना शासन लगाता है और उसके प्रतिनिधि के रूप में राज्यपाल वहां का शासन करता है। राज्य विधान परिषद में 1/6 सदस्य मनोनीत करता है, जो साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा, सहकारी आंदोलन में विशेष ज्ञान व अनुभव रखते हो। अनुच्छेद 333 के तहत आंग्ल भारतीय का एक व्यक्ति विधानसभा में मनोनीत कर सकता था। क्या बात है कि अनुच्छेद 333 के तहत आंग्ल भारतीय, एंग्लो इंडियन का एक व्यक्ति विधानसभा में मनोनीत कर सकता था, लेकिन 104वें संविधान संशोधन द्वारा 25 जनवरी 2020 से आंग्ल भारतीय यानी एंग्लो इंडियन को मनोनीत पद्धति को क्या कर दिया दोस्तों? समाप्त कर दिया। क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। ये प्रश्न कई बार बन सकता है और आगे की परीक्षा में बनने के चांस है कि जो एंग्लो इंडियन, जो कि एक मनोनीत पद्धति थी, उसको समाप्त किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया? तो 104 हो गया। कब किया गया? तो 25 जनवरी 2020 को किया गया। कब किया गया? 25 जनवरी 2020 को किया गया। वित्त बार करते हैं 2 नंबर विधायी शक्तियां। अपने शक्तियां होगी पहली। दूसरी बात करते हैं अपने विधायी शक्तियां। अनुच्छेद 174 के तहत राज्यपाल विधानसभा का सत्र आहूत यानी बुलाता है और सत्र अवसान यानी समाप्त भी कर सकता है और विधानसभा को भंग भी कर सकता है। तो ये 3 प्रकार के अनुच्छेद 174 से संबंधित है। एक अधिवेशन की अंतिम बैठक तथा आगामी अधिवेशन की बैठक में कम से कम कितने माह का अंतर होना चाहिए? तो 6 महीने का अधिक अंतर होना चाहिए। ये क्वेश्चन आपको सीधा याद करना है कि एक सत्र बुलाने का और सत्र अवसान करने का और भंग करने के बीच में कम से कम कितने टाइम का? 6 महीने का अंतराल होना आवश्यक है। अनुच्छेद 175 विधानसभा में अभिभाषण करता है तथा संदेश भेजता है। कौन? राज्यपाल। फिर बात करते हैं अनुच्छेद 176
तो प्रत्येक आम चुनाव के बाद, आम चुनाव कौन से हो गए, जो विधानसभा वाले होते हैं, आम चुनाव के बाद प्रथम सत्र आरंभ में तथा प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में, प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में विशेष अभिभाषण कौन देता है, तो राज्यपाल देता है। कौन देता है, राज्यपाल देता है। ये किससे संबंधित है, अनुच्छेद 176 से संबंधित बताया गया है। फिर बात करते हैं अनुच्छेद 200। अनुच्छेद 200 विधेयकों को स्वीकृति देता है, राष्ट्रपति के लिए विधेयक पारित करता है, विधेयकों को राज्यपाल द्वारा स्वीकृति देते ही वे अधिनियम बनता है। विधेयकों को जब राज्यपाल स्वीकृति देता है, अपनी स्वीकृति देता है, तब वह क्या करता है, अधिनियम बनता है। क्या बनता है, अधिनियम बनता है। बात ध्यान रखना, विधेयकों को जब राज्यपाल क्या करता है, स्वीकृति देता है ना, तब वो अधिनियम बनता है, और अधिनियम पर कानून साइन करने के बाद वो कानून बन जाता है। विधानसभा विधान परिषद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति, उपसभापति के पद रिक्त होने पर अध्यक्षता के लिए नाम निर्देशित करता है। क्या करता है, नाम निर्देशित किया जाता है। और अनुच्छेद 213 अध्यादेश जारी करता है। अनुच्छेद 213 के अनुसार क्या करता है, अध्यादेश जारी करता है। सदन का सत्र ना चल रहा हो और अति महत्वपूर्ण विषय पर कानून की आवश्यकता हो तो मंत्रिपरिषद की सलाह से अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश अधिकतम 6 महीने तक प्रभावी रहता है। अध्यादेश जो होता है वो अधिकतम कितने महीनों तक, 6 महीने तक प्रभावी रहता है। और ये बात प्रश्न बहुत बार आता है, जो राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी होता है कितने महीनों तक सक्रिय रहता है, तो 6 महीने तक रहता है। सत्र प्रारंभ होने के 6 सप्ताह में उसको क्या कर लेना चाहिए, स्वीकृत होना चाहिए। फिर बात करते हैं 3 नंबर वित्तीय शक्तियां। कौन कौन सी शक्तियां बात कर ली अपने, कार्यकारी शक्तियां, विधायी शक्तियां। अब बात करते हैं वित्तीय शक्तियां। वित्तीय शक्तियों में क्या आता है, सबसे पहले प्रत्येक वित्तीय वर्ष में वित्त मंत्री द्वारा वार्षिक आय व्यय का अनुमानित विवरण अर्थात बजट विधानमंडल के समक्ष रखवाता है। किसके तहत, अनुच्छेद 202 के तहत। किसके तहत, अनुच्छेद 202 के तहत। बजट शब्द का उल्लेख संविधान में कहीं भी नहीं है। बजट शब्द का उल्लेख कहां पर नहीं है, संविधान में अपने को कहीं भी देखने को नहीं मिलता। राज्यपाल की अनुमति से धन विधेयक विधानसभा सभा में पेश करता है। राज्यपाल की अनुमति से क्या करता है, एक तो धन विधेयक विधानसभा में पेश करता है, और राज्यपाल की अनुमति से पूरक अतिरिक्त व अनुदान की मांग की जा सकती है। किसकी, पूरक या अतिरिक्त व अनुदान की मांग की जा सकती है। राज्य की आकस्मिक निधि पर नियंत्रण रखता है। जो अचानक कोई भी परेशानी हो गई, देश को, राज्य को जरूरत पड़ जाती है, तब क्या करता है, उसका नियंत्रण स्थापित करता है। आरपीएससी महालेखा परीक्षक विभिन्न आयोगों के प्रतिवेदन आय व्यय प्राप्त करता है तथा विधानमंडल में क्या करता है, समक्ष रखता है। फिर बात करते हैं अगला, चौथी आपने न्यायिक शक्तियां। कौन सी शक्तियां आ गई, न्यायिक शक्तियों की बात करते हैं तो अनुच्छेद 161 के तहत जिन अपराधों पर राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार होता है उसमें दोष सिद्धि, व्यक्ति के दंड को क्षमा, प्रतिविलंबन, विराम, प्रतिहार, निलंबन व लघुकरण की शक्ति रखता है। किसकी रखता है, लघुकरण की शक्ति रखता है। मृत्यु दंड क्षमा नहीं कर सकता। सेना न्यायालय के तहत दोषी को क्षमा नहीं कर सकता। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के समक्ष राष्ट्रपति को परामर्श देता है। जिलों में जजों की नियुक्ति व पदोन्नति में उच्च न्यायालय से परामर्श करता है। जिलों में एक तो जजों की नियुक्ति करता है, पदोन्नति में उच्च न्यायालय से परामर्श करता है। ये होती है इसकी न्यायिक शक्तियां। न्यायिक शक्तियों में क्या आ गई, एक तो मृत्युदंड क्षमा नहीं कर सकता, एक सेना न्यायालय के तहत दोषी क्षमा नहीं कर सकता, और निलंबन लघुकरण की शक्ति रखता है लेकिन क्षमा नहीं कर सकता ये। फिर बात करते हैं अपने सविवेकीय शक्तियां। कौन सी शक्ति आ गई, सविवेकीय शक्ति 5 नंबर, अनुच्छेद 163 अनुच्छेद 163 जिन शक्तियों का प्रयोग वह मंत्रिपरिषद के परामर्श से नहीं करता है, जिन शक्तियों का प्रयोग वह किसके आधार पर, मंत्रिपरिषद के परामर्श से नहीं करता है। अनुच्छेद 200 के तहत किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखना, एक बार विधेयक को विधानमंडल के समक्ष पुनर्विचार हेतु भेजना, राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करना, अध्यादेश को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए रखना। कुछ अप्रत्यक्ष सविवेकीय मुख्यमंत्री की नियुक्ति के समय किसी दल गठबंधन को स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो तो सविवेकीय से सीएम की नियुक्ति करता है। कहने का मतलब इसमें यही पॉइंट है कि अगर कोई दो दल होते हैं या दो राजनीतिक दल हैं, उनमें क्या नहीं हुआ, निष्पक्ष नहीं हो पाया कि कौन इसका आगे आने वाले के पास बहुमत है, तो राज्यपाल के पास एक ऐसा अधिकार होता है सविवेक का कि वो चाहे जिसे अपना मत देकर उसको क्या कर सकता है, बहुमत दल का नेता बना सकता है या बहुमत उसको दिला सकता है। तो इस प्रकार से क्या होता है, ये गठबंधन को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हो तो वह सीएम की नियुक्ति भी कर सकता है। और मंत्रिपरिषद को भंग करना तो इसका प्रमुख कार्य माना गया है। फिर बात करते हैं मुख्यमंत्री और किसी मंत्री के विरुद्ध, मुख्यमंत्री व किसी मंत्री के विरुद्ध भ्रष्टाचार आदि आरोपों पर मुकदमा दायर करने की अनुमति भी दे सकता है। अगर कोई मुख्यमंत्री है
अगर कोई मंत्री है उसके खिलाफ अपने को भ्रष्टाचार ये आदि मुकदमे दर्ज करवाने तो उसके पास शक्ति किसके पास है? राज्यपाल के पास है। जनहित में चर्चा करने के लिए राज्य विधानसभा का सत्र भी बुला सकता है। राज्य की रेड क्रॉस सोसाइटी का अध्यक्ष होता है। राज्य की जो रेड क्रॉस सोसाइटी होती है, ऐसा नया क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं कि राज्य की रेड क्रॉस सोसाइटी का अध्यक्ष कौन होता है? तो अपने राज्यपाल होता है। कौन होता है? राज्यपाल होता है। फिर विशेष उत्तरदायित्व में विकास बोर्ड की स्थापना करता है। 1980 में भारत में सर्वप्रथम तमिलनाडु के राज्यपाल प्रभुदास पटवारी को बर्खास्त किया गया। 1980 में भारत में सर्वप्रथम तमिलनाडु के राज्यपाल प्रभुदास पटवारी को क्या किया गया? बर्खास्त यानी हटाया गया। फिर बात करते हैं अपने राज्यपाल के राजस्थान के व्यक्तित्व। राज्यपाल के व्यक्तित्व, राजस्थान में कौन कौन से राज्यपाल हुए हैं, उनका व्यक्तित्व क्या है, उनके बारे में क्या क्या जानकारी है और राज्यपाल के साथ साथ उन्होंने किस पद को धारण किया है। तो यह प्रश्न भी कई बार परीक्षाओं में पूछ लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे महाराजा मानसिंह सेकंड। किसकी बात करते हैं? महाराजा मानसिंह सेकंड। तो इनका वास्तविक नाम है मोर मुकुट सिंह। मोर मुकुट सिंह। इनकी उपाधियां GCSI, GCIE यानी सेना के रूप में उपाधियां। ये स्पेन के राजदूत भी रह चुके हैं। इनकी मृत्यु पोलो खेलते हुए ब्रिटेन में हुई थी। महाराजा मानसिंह सेकंड की मृत्यु पोलो खेलते हुए ब्रिटेन में हुई। इनके जीवन पर आधारित चलचित्र है, एक तो सिद्धांत कर्मिक और एक था राजा एक थी रानी। दो इसके आधार पर चलचित्र बताएंगे। और ये राजस्थान के प्रथम वे जीवन पर्यंत राज प्रमुख रहे। राज प्रमुख का मतलब पहला पद इन्हीं को दिया गया, बाद में सीधे राज्यपाल बनते हैं। तो दो प्रश्न बनते हैं यहां से। एक तो पूछ लेते हैं कि राजस्थान के प्रथम और जीवन पर्यंत राज प्रमुख कौन रहे? तो अपने महाराजा मान सिंह सेकंड, या इसको मोर मुकुट सिंह भी कहा जाता है। और इनके द्वारा दो चलचित्र आधारित थे, एक तो सिद्धांत कार्मिक और एक था राजा और एक थी रानी। नेक्स्ट बात करते हैं अपने गुरुमुख निहाल सिंह। 2 नंबर राज्यपाल आते हैं गुरुमुख निहाल सिंह। ये राजस्थान के प्रथम व सबसे लंबे कार्यकाल वाले राज्यपाल थे। राजस्थान के प्रथम और सबसे लंबे कार्यकाल वाले राज्यपाल थे। इनका संबंध पंजाब से माना गया। जो गुरुमुख निहाल सिंह, उनका संबंध किस राज्य से था? पंजाब से, यानी पंजाब के रहने वाले थे। और ये दिल्ली के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। फिर बात करते हैं अपने संपूर्णानंद। 3 नंबर राज्यपाल आते हैं संपूर्णानंद। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उत्तर प्रदेश ललित कला अकादमी के प्रथम अध्यक्ष थे संपूर्णानंद। उत्तर प्रदेश यूपी के ललित कला अकादमी के प्रथम अध्यक्ष माने गए। और इन्हीं के काल में भारत चीन युद्ध घटित हुआ। प्रश्न किस प्रकार बनकर आता है कि राजस्थान का वे राज्यपाल जिसके काल में भारत चीन युद्ध घटित हुआ, तो संपूर्णानंद आता है। ठीक है। और इन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लिया। सांगानेर जयपुर में खुली जेल के रूप में क्या किया? निर्माण करवाया। सांगानेर जयपुर में क्या है? खुली जेल का निर्माण इनके द्वारा करवाया गया था। फिर बात करते हैं 4 नंबर राज्यपाल है अपने सरदार हुकम सिंह। सरदार हुकम सिंह। सरदार हुकम सिंह तो नाम से पता चल रहा है सरदार है। इनका जन्म मांट गोमटी साहिवाल पाकिस्तान में हुआ। कहां पर हुआ? मांट गोमटी साहिवाल POK यानी पाकिस्तान। ये लोकसभा के तीसरे अध्यक्ष थे। लोकसभा के तीसरे अध्यक्ष थे। ये कपूरथला उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रह चुके थे। शिरोमणि अकाली दल प्रबंध कमेटी के सदस्य व अध्यक्ष रहे। इसकी पुस्तक थी कुछ, एक का नाम था द सिख और एक का नाम था द प्रॉब्लम्स ऑफ सिख्स। द प्रॉब्लम्स यानी सिखों की क्या समस्या है। और इनका समाचार पत्र था, इसका नाम था स्टॉप मैन। सरदार हुकम सिंह का समाचार पत्र था जिसका नाम था स्टॉप मैन। और ये साप्ताहिक समाचार पत्र था जो कि अंग्रेजी भाषा में लिखा गया। फिर आते हैं अपने 5 नंबर सरदार जोगिंदर सिंह। सरदार जोगिंदर सिंह उड़ीसा के राज्यपाल रहे। नेशनल राइफल एसोसिएशन के महासचिव रहे। और इनका संबंध भी किससे है? पंजाब से माना गया। किससे है? पंजाब से। फिर राजस्थान के राज्यपाल बनते हैं वेदपाल त्यागी। वेदपाल त्यागी पहले कार्यवाहक राज्यपाल रहे। तो प्रश्न यहां से बन सकता है कि पहले कार्यवाहक राज्यपाल कौन बने? तो अपने वेदपाल त्यागी। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश रघुकुल तिलक आते हैं अगले। कौन आते हैं? रघुकुल तिलक। ये RPSC के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा पुस्तकालय अध्यक्ष और रेलवे सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। रघुकुल तिलक एक तो RPSC के अध्यक्ष, एक उत्तर प्रदेश में विधानसभा पुस्तकालय अध्यक्ष और रेलवे सेवा चयन के आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। काशी विद्यापीठ जो कि हिंदू विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ के व्याख्याता और वाइस उप चांसलर रह चुके हैं। कौन रह चुके हैं? तो अपने रघुकुल तिलक रह चुके हैं। फिर आते हैं KD शर्मा। 8 नंबर आते हैं कौन? KD शर्मा। ये राजदूत स्पेन व पाकिस्तान के रह चुके हैं। कहने का मतलब KD शर्मा स्पेन और पाकिस्तान के राजदूत भी रह चुके हैं। उच्चायुक्त तंजानिया, ऑस्ट्रेलिया, मॉरिशस के रह चुके हैं।
फिर आते हैं 9 नंबर ओम प्रकाश मेहरा। ओम प्रकाश मेहरा का जन्म होता है लाहौर में और इनका पदभार है रॉयल वायुसेना, एयर चीफ मार्शल, चीफ ऑफ एयर स्टाफ, अध्यक्ष भारतीय ओलंपिक संघ, हिंदुस्तान एरोनॉटिक आजीवन अध्यक्ष रहे। आजीवन अध्यक्ष किसके रहे ओम प्रकाश मेहरा? तो डूरंड कप एसोसिएशन, एशियन ओलंपिक काउंसिल। और इनकी एक आत्मकथा है, ओम प्रकाश मेहरा की आत्मकथा है यादें खट्टी मीठी, जिनका विमोचन उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के द्वारा किया गया 2010 में। बहुत अच्छे फैक्ट हैं और राष्ट्र अलग अलग राज्यपाल के बारे में बताएंगे। आप बीच में क्लास को मत छोड़कर जाइए और पूरा इसको देखें, और अगर आपको अच्छी लग रही है क्लास, इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो विमोचन किसके द्वारा किया गया? अपने उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी द्वारा किया गया 2010 में। फिर आते हैं 10 नंबर राज्यपाल अपने बसंत दादा पाटिल। कौन आते हैं? बसंत दादा पाटिल आधुनिक महाराष्ट्र के निर्माता, महाराष्ट्र के प्रथम मास लीडर कौन रहे थे? बसंत दादा पाटिल। ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। महात्मा गांधी के साथ सत्याग्रह आंदोलन में भाग लिया इन्होंने, बसंत दादा पाटिल ने महात्मा गांधी के साथ सत्याग्रह आंदोलन में भाग लिया। फिर आते हैं अगले सुखदेव सिंह, 11 नंबर उत्तर प्रदेश राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं। उत्तर प्रदेश राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं। ये केंद्रीय खान इस्पात मंत्री भी थे। ये केंद्रीय खान इस्पात मंत्री भी थे। 1973 तक ये रहे थे खान इस्पात मंत्री। फिर आते अगले मिलाप चंद जैन, जैन आयोग के अध्यक्ष रहे, राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। फिर आता है डीपी चट्टोपाध्याय मार्क्सवादी वेद लोकायत सिद्धांत, इसको छोड़ो। फिर आते हैं स्वरूप सिंह भी केरल गुजरात के राज्यपाल, विश्वविद्यालय वाइस चांसलर, यूपीसी के अध्यक्ष रहे थे। और आते हैं अगले 15 नंबर, कौन आते हैं? भरीचन्ना रेड्डी, मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश, राज्यपाल उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब, तेलंगाना आंदोलन के प्रमुख नेता। फिर आते हैं धनिकलाल मंडल, तो हरियाणा के राज्यपाल रह चुके हैं। धनिकलाल मंडल हरियाणा के राज्यपाल, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री भी बन चुके हैं। फिर आते हैं 17 नंबर बल्लीराम भगत। कौन आते हैं? बल्लीराम भगत, तो राज्यपाल ये हिमाचल प्रदेश के रह चुके हैं। लोकसभा अध्यक्ष, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। ये भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समाचार पत्रों का संचालन उनके द्वारा किया गया, एक तो विवेक इंडिया और एक अवर स्ट्रगल। बल्लीराम भगत का संबंध किससे है? एक तो विवेक इंडिया से और एक अवर स्ट्रगल, दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से प्रश्न आने के पूरे चांस है। फिर आते हैं अगले 18 नंबर दरबारा सिंह। दरबारा सिंह से प्रश्न बहुत बार बनते हैं। दरबारा सिंह का जन्म एक तो याद रखना लायलपुर पाकिस्तान, कहां पर हुआ? लायलपुर पाकिस्तान। और ये पंजाब विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं। ये क्या रह चुके हैं? पंजाब विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं। इनका कार्यकाल सबसे छोटा कार्यकाल था। इनकी पद पर रहते हुए ही मृत्यु हो गई थी। इनकी दरबारा सिंह की पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई। पोखरण के परमाणु परीक्षण के दौरान लू लगने के कारण इनकी मृत्यु हुई थी। बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है कि जब पोखरण में परमाणु परीक्षण हो रहा था अटल बिहारी वाजपेयी के काल में, तो उसके समय क्या हुआ था? इनकी लू लगने के कारण मृत्यु हो जाती है। फिर बात करते हैं 19 नंबर नवरंग लाल टिब्बेवाला। इनका संबंध झुंझुनू जिले से, राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अध्यक्ष रहे थे राजस्थान बार काउंसिल के। किसके रहे थे? राजस्थान बार काउंसिल के। 20 नंबर आते हैं अंशुमान सिंह, राज्यपाल गुजरात के, राजस्थान के 4 बार कार्यवाहक राज्यपाल रह चुके हैं। अंशुमान सिंह राजस्थान के 4 बार कार्यवाहक राज्यपाल बन चुके हैं। और ये राजस्थान और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी रहे थे। ये राजस्थान और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी रहे थे। इनकी मृत्यु की बात करते हैं, अंशुमान सिंह की मृत्यु की बात करते हैं, तो कोविड-19 के कारण 8 मार्च 2021 को इनकी मृत्यु हो जाती है। अंशुमान सिंह एक ऐसे व्यक्ति थे जिनकी मृत्यु किसके समय हुई थी? कोविड-19 के अनुसार हुई थी। तो प्रश्न बनने के चांस है, यहां से याद कर लेना। फिर आते हैं 21 नंबर निर्मल चंद जैन, मध्य प्रदेश से लोकसभा के सदस्य और मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता भी रह चुके हैं। भारतीय राष्ट्रीय वित्त आयोग के अध्यक्ष, इनकी भी मृत्यु पद पर रहते हुए हुई थी। निर्मल चंद जैन की भी मृत्यु कब हुई थी? पद पर रहते हुई थी। कैलाशपति मिश्र, 22 नंबर है कैलाशपति मिश्र, ये राजस्थान के अलावा गुजरात के भी राज्यपाल रह चुके थे। ये राजस्थान के अलावा गुजरात के राज्यपाल रह चुके हैं। फिर आते हैं 23 नंबर मदन लाल खुराना, जन्म हुआ इनका लायलपुर पाकिस्तान में। 2 व्यक्ति आ चुके हैं लायलपुर वाले। एक तो कौन आए थे अपने, बताइए? एक तो लायलपुर वाले कौन आए थे? फिर आते हैं अपने मदन लाल खुराना, तो लायलपुर पाकिस्तान, दिल्ली के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उपनाम इनका है दिल्ली का शेर। दिल्ली का शेर किसको बोलते हैं?
मदन लाल खुराना को। ये केंद्रीय पर्यटन व संसदीय मामलों के मंत्री भी थे। 1991 में आतंकवादियों के साथ हवाला प्रकरण में नाम जुड़ा इनका। मदन लाल खुराना का 1991 में आतंकवादियों के साथ हवाला प्रकरण के नाम जुड़ा। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल जिन्होंने पद से त्याग पत्र दिया हो, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल जिन्होंने अपने पद से त्याग पत्र दिया, और ये राज्यपाल दरबार लगने के कारण सुर्खियों में रहे थे। इसके समय क्या लगा था? दरबार लगा था, इस कारण ये क्या रहे? सुर्खियों में रहे थे। फिर आते हैं 24 नंबर टीवी राजशेखर। टीवी राजशेखर राज्यपाल उत्तर प्रदेश के, सिक्किम के, पश्चिम बंगाल के, ये आंध्र प्रदेश में लेफ्टिनेंट गवर्नर बने थे। आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो के अध्यक्ष भी रह चुके थे। टीवी राजेश्वर आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो के अध्यक्ष भी रहते। फिर आते हैं 25 नंबर प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ये राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल थी। ये राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल थी। ये भारत की प्रथम राष्ट्रपति भी थी। जो राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल है, वही क्या है? भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति भी बनी हुई थी। आज भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति भी बनी थी। ये राज्यसभा की उपसभापति रह चुकी है। ये राज्यसभा की उपसभापति भी रह चुकी है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण के बाद सेकेंड राष्ट्रपति जिन्होंने मेक्सिको का सर्वोच्च नागरिक सम्मान एज़टेक ऑर्डर ऑफ ईगल 2019 में प्राप्त किया। दोबारा ध्यान से सुने, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण के बाद दूसरी राष्ट्रपति बनी जिन्होंने मेक्सिको का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो कि एज़टेक ऑर्डर ऑफ ईगल 2019 में प्रदान किया गया था। फिर बात करते हैं राजस्थान की दूसरी राज्यपाल जिन्होंने त्याग पत्र दिया। राजस्थान की दूसरी राज्यपाल जिन्होंने क्या दिया था? त्याग पत्र दिया था। फिर आते हैं अगला, अरवलाकुर रहमान किदवई। अरवलाकुर रहमान किदवई राज्यपाल बिहार के, हरियाणा के, पश्चिम बंगाल के। ये यूपीएससी के अध्यक्ष रह चुके हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्या रहे थे? ये यूपीएससी के अध्यक्ष रह चुके हैं। निर्देशन जम्मू कश्मीर बैंक का ये निर्देशक रह चुके हैं जम्मू कश्मीर बैंक के, और चांसलर रह चुके हैं अलीगढ़ विश्वविद्यालय के। चांसलर किसके रहे थे? अलीगढ़ विश्वविद्यालय के। अध्यक्ष विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, केंद्रीय विश्वविद्यालय समीक्षा समिति। अगले आते हैं शैलेंद्र कुमार सिंह। 27 नंबर कौन आते हैं? शैलेंद्र कुमार सिंह राज्यपाल अरुणाचल प्रदेश, राजदूत ऑस्ट्रेलिया, जॉर्डन, साइप्रस, लेबनान, अफगानिस्तान वे पाकिस्तान। सर्वाधिक समय इन्होंने पाकिस्तान में बिताया था। अध्यक्ष G77, IAEA, UNCHR, यूएन असेंबली, इनकी की भी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी। शैलेंद्र कुमार की भी क्या होती है? पद पर रहते हुए मृत्यु हो जाती है। फिर आते हैं प्रभा राव। अगले राज्यपाल कौन बने? प्रभा राव राज्यपाल हिमाचल प्रदेश के भी थे और महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष भी थे। ये राष्ट्रीय स्तर की एथलीट, लॉन्ग एंड हाई जंप थी। ये प्रभा राव एक तो राष्ट्रीय स्तर की एथलीट थी और इनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी। इनकी भी मृत्यु प्रभा राव की भी कब हुई थी? पद पर रहते हुई थी। फिर आते हैं अगले 29 नंबर राज्यपाल कौन है? शिवराज सिंह पाटिल। शिवराज पाटिल ये पंजाब के भी राज्यपाल थे। इनका उपनाम भारत का नीरो। उपराज्यपाल चंडीगढ़ के लोकसभा स्पीकर के रूप में प्रश्नकाल का ऑनलाइन ब्रॉडकास्टिंग प्रारंभ करवाया। लोकसभा स्पीकर के रूप में प्रश्नकाल का ऑनलाइन ब्रॉडकास्टिंग किसके द्वारा किया गया? तो शिवराज पाटिल के द्वारा। ये लोकसभा के अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्री, रक्षा मंत्री भी थे। उपाध्यक्ष CSIR। उपाध्यक्ष किसके रहे थे? CSIR। ये लिंगायत समुदाय से संबंधित थे। जो शिवराज पाटिल हैं वो लिंगायत समुदाय से संबंधित माने जाते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री कार्यकाल में 2008 मुंबई हमला हुआ था। क्या हुआ था? मुंबई हमला। फिर अगले आते हैं मार्गरेट अल्वा। मार्गरेट अल्वा तो राज्यपाल गोवा, गुजरात, उत्तराखंड, प्रथम महिला राज्यपाल यहाँ की, और ये मर्सरी अवार्ड से 2012 से सम्मानित हुई। मर्सरी अवार्ड सामाजिक व राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं के अहम योगदान के लिए दिया जाता है। सामाजिक व राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं के अहम योगदान के लिए दिया जाता है। कौन सा? मर्सरी अवार्ड। अगले आते हैं 31 नंबर राम नाईक। राम नाईक राज्यपाल रहे थे उत्तर प्रदेश के। राजस्थान के तो रहे थे लेकिन उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रहे थे, और ये केंद्रीय रेलवे, पेट्रोल व प्राकृतिक गैस मंत्री रहे थे। केंद्रीय रेलवे, पेट्रोल व प्राकृतिक गैस मंत्री रहे थे, और इनका संबंध। फिर आते हैं अगले कल्याण सिंह। 32 नंबर है कल्याण सिंह। ये 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। राज्यपाल हिमाचल प्रदेश के, और इनके उत्तर प्रदेश के CM काल में ही बाबरी मस्जिद व राम मंदिर का विवाद सक्रिय हुआ था। कौन से राज्यपाल थे जिनके समय
बाबरी मस्जिद व राम मंदिर का विवाद सक्रिय हुआ था तो अपने कल्याण सिंह थे। कौन के? कल्याण सिंह थे। फिर बात करते हैं कलराज मिश्र, अगले राज्यपाल हैं कलराज मिश्र, राज्यपाल हिमाचल प्रदेश के, केंद्रीय सूक्ष्म लघु मध्यम उप मुख्यमंत्री उपक्रम मंत्री रहे थे। ये लोकसभा के सदस्य रह चुके हैं। देवरिया उत्तर प्रदेश के थे। कहाँ के थे? देवरिया उत्तर प्रदेश। हरिभाऊ बागड़े, अगले आते हैं 34 नंबर, हरिभाऊ बागड़े महाराष्ट्र के खाद्य मंत्री और स्पीकर ऑफ महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली और राजस्थान के 45वें राज्यपाल बने। यानी राजस्थान के वर्तमान अभी राज्यपाल कौन है? तो अपने हरिभाऊ बागड़े। कौन है? हरिभाऊ बागड़े। इनके समय आपको पता होगा कि अभी जो कई परियोजनाओं का उद्घाटन हुआ है, कुछ बहुत सारी परियोजना है, जैसे अपने मध्य प्रदेश के साथ संबंध हो गए, या मान लो अपने और भी भजन लाल जी के द्वारा, इनके द्वारा बहुत सरकार ये किए गए हैं। ठीक है, तो इसकी बात अपने मुख्यमंत्री वाले काल में करेंगे, जो कि इसके बारे में चर्चा लिखी गई है। जेएस वर्मा राजस्थान के कार्यवाहक राज्यपाल, भारत के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं, विशाखा गार्डन लाइन के मार्गदर्शक व निर्माता रह चुके थे। फिर बात करते हैं राजस्थान में राष्ट्रपति शासन। राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कब कब लगा? तो राजस्थान में कुल 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। राजस्थान में कुल 4 बार क्या लगा हुआ है? राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। प्रथम बार कब लगा? तो 13 मार्च 1967 से 26 अप्रैल 1967 तक लगा था। कितने दिन तक? 43 दिन का। यानी सबसे छोटा राष्ट्रपति शासन कहीं लगा है तो अपने 43 दिन का, जो कि 13 मार्च 1967 से 26 अप्रैल 1967 तक लगा था। मुख्यमंत्री कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया। कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया। राज्यपाल संपूर्णानंद थे। जब राजस्थान में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लगा उस समय राज्यपाल कौन थे? संपूर्णानंद। मुख्यमंत्री कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया। कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया। बात करते हैं दूसरे राष्ट्रपति शासन की। दूसरी बार 30 अप्रैल 1977 से 21 जून 1977 तक मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी और राज्यपाल रहे थे रघुकुल तिलक। मुख्यमंत्री कौन थे? हरिदेव जोशी, जबकि राज्यपाल थे अपने रघुकुल तिलक। तीसरी बार राज्यपाल राष्ट्रपति शासन 17/2/1980 से 5/6/1980। 17/2/1980 से 5/6/1980। मुख्यमंत्री थे भैरू सिंह शेखावत और राज्यपाल थे अपने रघुकुल तिलक। राज्यपाल रघुकुल तिलक। चौथी बार 15/12/1992 से 3/12/1993। ये सबसे बड़ा राष्ट्रपति शासन था। चौथी बार जो लगा वो क्या था? सबसे बड़ा राष्ट्रपति शासन था। मुख्यमंत्री था इस समय भैरू सिंह शेखावत। मुख्यमंत्री कौन था? भैरू सिंह शेखावत। और जबकि राज्यपाल था एम चन्ना रेड्डी। कौन थी? एम चन्ना रेड्डी। अब बात करते हैं इससे संबंधित राज्यपाल जो हमने पढ़ा उससे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट। राज्य का प्रथम नागरिक राज्यपाल होता है। राजस्थान के विश्वविद्यालय का कुलाधिपति भी कौन होता है? राज्यपाल। ये स्काउट और गाइड का संरक्षक होता है। अध्यक्ष पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर का। राज्य सैनिक बोर्ड राजस्थान का। राजस्थान के पूर्व सैनिकों के हितालवों के लिए समेकित निधि की प्रबंध समिति का भी क्या होता है? ये अध्यक्ष होता है। क्या होता है? अध्यक्ष होता है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट अपने कि राज्यपाल का नाम संशोधन। राज्यपाल का नाम संशोधन किस प्रकार है? तो राजस्थान के व उत्तर प्रदेश के तत्कालीन राज्यपाल, राजस्थान व उत्तर प्रदेश के तत्कालीन कुछ समय पहले रहे या आगे, तो राम नाईक ने राज्य के प्रोटोकॉल की वर्तमान व्यवस्था में संशोधन किया। एक राम नाईक के नाम के राज्यपाल रहे थे जो राजस्थान में भी रहे थे अपने, तो उसके समय क्या हुआ? राज्य में प्रोटोकॉल की वर्तमान व्यवस्था में संशोधन किया गया। 26 अगस्त 2014 को ये आदेश जारी किया गया। कब? 26 अगस्त 2014 को ये आदेश जारी किया गया कि इस प्रावधान के राज्यपाल सचिवालय के तत्वाधान में राज्य समारोह, महानुभावों के परस्पर वार्तालाप, शासकीय टिप्पणियों में हिज एक्सीलेंसी महामहिम शब्द के स्थान पर माननीय राज्यपाल, राज्यपाल महोदय, ऑनरेबल गवर्नर आदि नाम से श्री, श्रीमती, सुश्री का अनुभव या प्रयोग किया जाएगा। बात समझ में आई कि राम नाईक के काल में एक प्रोटोकॉल जारी होता है, व्यवस्था बनती है 26 अगस्त 2014 को। उसके द्वारा एक आदेश जारी होता है कि जो ये महानुभव हैं, शासकीय टिप्पणियां हैं, महामहिम है, उसके स्थान पर जो सचिवालय है उसके स्थान पर अपने को एक शब्द लाना है जिसको राज्यपाल नाम दिया। राज्यपाल महोदय कह सकते हैं। उसके आधार पर उसका नाम क्या रखा गया? राज्यपाल महोदय रखा गया। और भी महत्वपूर्ण तथ्य आते हैं दोस्तों, तो सदन के दोनों सदनों के सदस्य रहने वाले राज्यपाल कलराज मिश्र, मार्गरेट अल्वा। कौन रहे थे? एक तो कलराज मिश्र और एक मार्गरेट अल्वा। वह राज्यपाल जो राज्यसभा के सभापति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल और मार्गरेट अल्वा। वह राज्यपाल जो राज्यसभा के सभापति प्रतिभा पाटिल, मार्गरेट अल्वा रहे थे। पद्म विभूषण
प्राप्त करने वाले राज्यपाल, पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले राज्यपाल, एक तो वीपी मेहरा और एक टीवी राजेश्वर और एक AR किदवई। तीनों नाम याद करने, वीपी टीवी AR, वीपी टीवी KR, वीपी टीवी AR, ठीक है। मेहरा, राजेश्वर, किदवई आप लगा देना। फिर बात करते हैं 4 नंबर पॉइंट, पद्म भूषण प्राप्त करने वाले राज्यपाल कौन थे? तो बसंत दादा पाटिल। कौन थे? बसंत दादा पाटिल रहे थे। फिर बात करते हैं राज्यपाल से संबंधित प्रमुख समितियां। राज्यपाल से संबंधित प्रमुख समितियां, तो पहली आती है प्रथम प्रशासनिक सुधार समिति। कौन सी आती है? प्रथम प्रशासनिक सुधार समिति, जो कि 1966 की है। राज्य भार समिति 1969, भगवान सहाय समिति 1970, सहकार्य आयोग 1983, और चौथी लास्ट अंतिम आती है मदन मोहन पुंसी आयोग, जो कि 2007 की बताएगी। कब बताई गई है? मदन मोहन पुंसी आयोग, जो कि 2007 की बताइए। तो दोस्तों, हमने इस टॉपिक में संपूर्ण राज्यपाल के बारे में जानकारी, किस प्रकार राज्यपाल की संविधान में उल्लेख है, कौन सा संविधान संशोधन लागू किया गया, कितने राज्यपाल बने हैं, कौन कौन से राज्यपाल की क्या क्या बात है, राजस्थान में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है, और किसके समय कौन मुख्यमंत्री रहा है, कौन राज्यपाल रहा है, यानी महत्वपूर्ण फैक्ट की सारी बात की है। राज्यपाल किसका सदस्य होगा, राज्यपाल के बारे में एक भी हमने बिंदु को छोड़ा नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। मेरे हिसाब से चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप अगर स्टेट लेवल जिसमें राजस्थान का राज्यपाल अगर आपको टॉपिक दे रखा है और आपने अगर ये 40-45 मिनट का वीडियो देख लिया और आपको अगर लगता है कि इसमें से प्रश्न बाहर आएगा, तो आप कमेंट करके बताना कि सर ये प्रश्न आपने बताया नहीं और ये इसमें से प्रश्न बन सकता है जो कि आपने बताया नहीं। तो मैं आपको प्रूफ के साथ बताऊंगा कि ये प्रश्न बनने वाला है या नहीं है। लेकिन मैंने जो पढ़ाया इस शब्द में, इस क्लास के अंदर, बहुत आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। चाहे आप रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं, सेकेंड ग्रेड की कर रहे हैं, जो भी फर्स्ट ग्रेड के अगर टॉपिक दे रखा है, चतुर्थ श्रेणी हो गया, या अपने BSTC है, PTT एग्जाम है, जेएलपी, कोई भी एग्जाम है, EO, आप जिस भी एग्जाम की तैयारी करें, सबके लिए महत्वपूर्ण क्लास है। इसके आगे वाली क्लास मुख्यमंत्री संबंधित रहने वाली है। हमने राज्यपाल की संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर ली। इसमें कम से कम वीडियो में अपने हाथ से लिखे हुए हस्तलिखित नोट्स के माध्यम से आपको अच्छे से तैयार करवाई है। आप अगर इसको देखेंगे, इसकी PDF में आपको टेलीग्राम चैनल मिशन गवर्नमेंट टीचर SP में आपको उपलब्ध करवा दूंगा, जिसको आप ज्वाइन कर लेना। इसकी डिस्क्रिप्शन में आपके इसकी लिंक दे दूंगा, ठीक है। इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने चैनलों में, अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड्स में शेयर करना, ताकि सभी लोग इसका फ़ायदा ले सकें। आपको लास्ट में बताना है कि क्लास आपको कैसी लगी, वीडियो कैसा लगा। आप कमेंट बॉक्स में उसका जवाब देकर मुझे बता सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।